तो हमको मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। देखिए मौलिक कर्तव्य से कौन कौन क्वेश्चन बनता है। देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार, हाँ, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है अधिकार, और रूस के संविधान से लिया गया है कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को ना पेश करने के लिए ना एक समिति बना था, समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, और यह रूस से लिया गया। पहले रूस को बोलते थे यूएसएसआर, संयुक्त राज्य रूस। यूएसएसआर उसका पूरा नाम था, 1991 में विघटित हो गया, तब से वो रूस बन गया, ठीक है। तो आपको पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया किसके अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह। तो यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। कौन साल में? तो 1976 में। कैमा संशोधन? इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसे ना भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया, यानी भाग 4 में इसके बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 51 के क में, 51 के क में। पीछे आपको कहा ना 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अनुच्छेद 51 में ये बात लिखा गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और ये है 51 के क में। 51 के क में, 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की संख्या ना 11 है, जो इस प्रकार है, माने 11 मौलिक कर्तव्य। अब क्या क्या है देखिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। सही बात है, संविधान का पालन करना भी चाहिए। इसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, मतलब सम्मान करे, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हो, उसकी गरिमा में कोई तरह के विघन नहीं हो, विघन। देश की ना रक्षा करे, अगर देश में किसी का हमला हो जाता है तो उसका रक्षा करना है। भारत के सभी लोगों में ना समरसता और समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करे, यानी समान समरसता मतलब सब मिलजुल के रहे, ठीक है। सब भाई बंधु है, भाई बंधु की तरह रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का ना महत्व समझे और उसका ना परिरक्षण करे। परिरक्षण माने कि उसका पालन, ठीक है। हमारी संस्कृति है, जैसे अभी छठ पूजा हुआ था, तो बिहार का क्या है? लोक पर्व है, बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है। बात सही है, ठीक है, छठ पूजा। तो जहाँ जहाँ की जो संस्कृति है ना उसको बचाना है, क्या करना है? यानी रक्षा करना है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे कि क्या महत्व है इसका, ठीक है, और उसका ना परिरक्षण करे, माने उसको आगे बढ़ाए, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका ना संवर्धन करे। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे ऑक्सीजन सभी के लिए जरूरत है, पेड़ की छांव सभी के लिए जरूरत है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? सब पेड़े काट रहा है, पेड़ कोई रोप नहीं रहा है। सरकार कहता है कि पेड़ लगाओ, माँ के नाम के लिए पेड़ लगाओ, फोटो सेल्फी विथ प्लांट योजना चलाता है, आज जगह जगह पर पेड़ लगवाता है, पता चलता है कि बकरी खा गया, काटी के ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है। लेकिन तुम कहना चाहेगी ना कि कला काटा छुपे तो तोरे मारेगा, थोड़े से लड़ने लगेगा, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का भावना विकसित करना है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कोई भी चीज को ना समझना है, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर आना चाहिए। आपका ज्ञान है ना, ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञानार्जन की भावना को बढ़ाना है, यानी ज्ञान को आपको हासिल करना है। सार्वजनिक संपत्ति की ना सुरक्षा करना है, जो सार्वजनिक संपत्ति है जो सबकी है। जैसे होता है ना स्कूल सार्वजनिक होता है, मतलब सरकारी स्कूल, अभी क्या करेगा? जितना भी गंदा काम होगा सब सरकारी स्कूल पर करेगा। रात को बराती लगा देगा, गंदा कर दिया, और सुबह वही में बच्चा पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? हाँ, अभी तो ऐसा सैकड़ों स्कूल है सरकारी जगह ना गेट नहीं है, घेरल नहीं है, में गाय बैल बकरी सब होता है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आपको कोई कह दिया ना गलती से, अरे इतने लड़का पड़े इसे कला करो छु, तो ऑपरेशन लड़ने लगेगा, बोल हमर है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ना उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। सतत प्रयास मतलब कि धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ना है, ठीक है। उत्कर्ष मतलब कि विकास की तरफ, ठीक है। व्यक्तिगत पहले आप बड़ा होइए, आप पढ़िए लिखिए अच्छा से, फिर आप अपने भाई बहन को अच्छा से पढ़ाइए लिखाइए,
जब भाई बहन अच्छा से पढ़ लिख ले जाएगा, कुछ करने लगेगा, कुछ ज्ञान हो जाएगा, तो इस तरह से आपका पूरा परिवार बढ़ जाएगा। जब आपका पूरा परिवार बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आपका टोला बढ़ जाएगा, टोला बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आपके आसपास के पड़ोस बढ़ जाएंगे देखा देखी से, और इस तरह से समाज बढ़ जाएगा। यही बात कहता है। ठीक है, कहता है माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं ना तो उसको ना उस पर कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई। और ये बात जो किया गया 86वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को है ना, उसको ना आप किसी फैक्ट्री में नहीं खटवा सकते, काम नहीं करवा सकते। आप उसको क्या करना है, उसको पढ़ने के लिए लेके जाना है। तो बच्चा पढ़ने नहीं जाता है ना, तो कार्रवाई किस पर होगा, माता पिता पर। कि बच्चा नहीं जाता था, आपको उसको लेके जाना है स्कूल में, स्कूल में उसको छोड़ना है, यानी माता पिता की क्या हुई, नैतिक जिम्मेवारी होगी कि बच्चा के स्कूल लेके जाइए। ठीक है, तो ये बात कहा गया है आपको मौलिक अधिकार में। तो माता पिता को स्कूल के बच्चे को पढ़ाना है 6 से लेकर के 14 साल तक। और 6 से लेकर के 14 साल तक ना सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा। ठीक है, तो ये था आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, पहला क्वेश्चन कौन सा संविधान संशोधन, दूसरा कौन साल, तीसरा किस समिति का अनुशंसा कौन किया था, चौथा। ठीक है, इसमें कै गो है, 11 गो है। आप भाग कै में, 4 में, अनुच्छेद कै में, 51 के क में। ठीक है, तो भाग 4 सिर्फ नहीं है, 4 के क है, 4 के क, भाग 4 के क। और उधर सिर्फ 4 में क्या है आपको याद है, भाग 4 में नीति निषेध तत्व 36 से 51 तक। अब भाग 4 के क में मूल कर्तव्य याद आ गया। 4 में है नीति निषेध तत्व, और 4 के क में हाँ जी, कहाँ से लिए थे, इतना तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका के बारे में देखिए। कहता है भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी, हाँ द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति की ना शक्ति निहित है अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत की कैसी व्यवस्था है, संसदीय। अब होगा कैसा, 3 स्तर वाला, जानते हैं ना। तो कौन कौन है वो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अरे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है ना, हाँ तीनों को मिला के ना बनता है संसद। संसद में तीनों को शामिल होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद माने कि पूरे मंत्री के समूह, मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं, नाम मात्र के। ठीक है, तथा प्रधानमंत्री वो उसका मंत्रिमंडल वास्तविक होता है, यानी नाम मात्र के लोग राष्ट्रपति, पूरा चीज किसके पास रहेगा, प्रधानमंत्री के पास, और मंत्रिमंडल मिलके ना पूरे देश को चलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में ना अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 52 में, यानी अनुच्छेद उधर 51 पढ़ी ना, 51 के कब पढ़ी, अब 52 पढ़ी। तो 52 में क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक माने कि संविधान के अनुसार। तो देश का पहला व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। अब अगला साल दूसरा राष्ट्रपति आ जाएगा, तब वो हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल जानते हैं ना, 5 साल। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का ना प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, अब क्या क्या योग्यता है देखिए। संविधान का अनुच्छेद 58 में ना इसके योग्यता के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति ना राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का ना नागरिक हो, भारत का, उसका उम्र 35 वर्ष हो। ठीक है, 35 वर्ष वो पूरा कर लिया है, लोकसभा के ना सदस्य निर्वाचन किए जाने योग्य हो। ठीक है, चुनाव के समय ना लाभ का पद धारण नहीं किया हो। तो ये सारा मेन चीज है। राष्ट्रपति, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें खड़ा होइएगा तो ये सब चीज आपको होना चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं रहेगा तो खड़ा नहीं होइएगा। ठीक है, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कहने का क्या मतलब कि अगर जब चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति का जो पद है ना या फिर उपराष्ट्रपति का पद, इसको ना लाभ का पद नहीं माना गया है, इसको लाभ का पद नहीं माना गया है। ठीक है, या फिर अगर कोई किसी राज्य का मंत्रिपरिषद है ना तो इसको भी ना लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी कोई मंत्रिपरिषद रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कोई उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कोई राष्ट्रपति है और फिर से चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। ठीक है, माने उस चुनाव में ना भाग ले सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ना निर्वाचन मंडल, इसका बात किया गया अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जान लो। 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, और 53 उधर हम पद दिए थे। 53 में क्या था, अभी कहते ना उधर 53 में क्या है, संघ कार्यपालिका हो गया।
58 में उसका योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता के अनुसार 4 गो आपको बता दिए, 4 गो बता दिए ना क्या क्या हुआ से। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं 54 के बारे में। इसमें ना राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी अनुच्छेद 54 के तहत राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है। मैंने पहले ही नहीं था, लेकिन अब पुदुचेरी को और दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया है। ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, याद है ना। तो अनुच्छेद 54 के तहत ना ये सब ना राष्ट्रपति के चुनने में ना भाग लेगा। कौन कौन लेगा, फिर से सुन लीजिए। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के ना निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रपति पद के ना उम्मीदवार के लिए ना निर्वाचन मंडल में ना 50 सदस्य प्रस्ताव रखेंगे और 50 सदस्य अनुमोदन करेंगे। यानी 50 सदस्य लिख करके देगा और 50 सदस्य ना उसका अनुमोदन करेगा। ठीक है। कहता एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। माने इसके लिए ना कोई सीमा नहीं है कि 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, जितना मर्जी उतना बार बनेगा। तो भाई सबसे पहले उधर शर्त रखे ना कि 35 साल का पूरा हो, मंत्री बनने योग्य हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। कहता एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर ना निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये बात किया गया अनुच्छेद 55 में। यानी राष्ट्रपति किसी को बनना है ना, तो यही प्रक्रिया है उसका। परीक्षा में पूछता है कि राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होता है, तो यही है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आओ कथी में, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आई अनुच्छेद 55 में बात किया गया हमारा। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर किसी तरह की बात हो गया दो पार्टी में, ठीक है, एक बनने के राष्ट्रपति या बनने के राष्ट्रपति, चुनाव हो रहा है, दोनों में किसी तरह की बात हो गया। अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रपति के लिए 3 गो आदमी खड़ा हो सकता है? 3 आदमी खड़ा कितना आदमी हो सकता है? ठीक है, जिसको पार्टी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 50 गो अनुशंसा करेगा, 50 गो अनुमोदन करेगा, तो 50-50 का जिगरा करेगा वो सब खड़ा हो जाएगा। है तो खड़ा हो जाएगा, तो खड़ा हो गया, लेकिन उनमें से जीतेगा तो कोई एक ही ना। लेकिन कहेगा कि नहीं, हमको वोट गिनाया था लेकिन गलती गिन दिया है। ठीक है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। क्या देगा? निर्णय देगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो गया ना, तो इसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध हो जाएगा। सॉरी, अवैध नहीं होगा। यानी कहने का क्या मतलब कि निर्वाचन में कुछ तरह की बात हो गया, लेकिन राष्ट्रपति पहले से वही था, तो वो जो काम किया है ना, मतलब कोई चीज पास किया है, तो वो अवैध नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रपति अपने, तो हम आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में ये बात का बताया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपने, मान लीजिए, कहने का क्या मतलब कि राष्ट्रपति चुना गया, मान लीजिए हम राष्ट्रपति चुना गए, हम ना 2-4 दिन काम कर दिए, ठीक है, अब बाद में ना वो केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ना ऊपर फैसला देगा कि हाँ राष्ट्रपति ठीक से जीता था कि नहीं, चुनाव में कोई दिक्कत हुआ था कि नहीं। पता चला कि नहीं, चुनाव में ना इस तरह की बात था, तो चुनाव फिर से होगा ना, चुनाव कैंसिल होगा। तो हम बीच में जो विधेयक पास किए, जो नियम कानून पास किए, वो नहीं कैंसिल होगा, वो अवैध नहीं होगा। ठीक है, कि हम चुनी के आए थे, हम चुनी के आए थे, तब ना यहाँ पे सब चीज सुनाया था। बाद में कुछ तरह का विवाद हुआ, तो वो चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट फैसला सुनाया, तो क्या करेगा? फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि कार्य जो करेगा ना वो अवैध नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, याद रखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा साल? 5 साल की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की ना समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और ये बात अनुच्छेद 56 में कहा गया है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है ना, से रिटायर हो गया, कहने का मतलब कि 5 साल उसका हो गया, लेकिन तब तक वो पोस्ट पर बना रहेगा जब तक नया चुन के कोई नहीं आ जाता। जब तक नया नहीं आएगा तब तक वो पोस्ट खाली नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का ऐसा पोस्ट है जो खाली नहीं रहता है, इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव पहले ही कर लिया जाता है। 6 महीना जब बचा रहता है ना, तब ये कर लिया जाता है। और जब उसका खत्म होगा ना जी डेट के, वो डेट से फिर दूसरा वाला शपथ ले लेगा। यानी कि ये रिजाइन देगा और शपथ ले लेगा। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को ना एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख ना शपथ लेना पड़ेगा। अगर वरिष्ठ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है ना, उसमें जो सीनियर है ना, से उसको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर। अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम होता है। और ये बात बताया अनुच्छेद 77 में, देश का जितना भी काम होगा ना 77 के तहत करेगा मंत्रिमंडल, आप प्रधानमंत्री, लेकिन नाम क्या रहेगा, राष्ट्रपति के, क्योंकि प्रथम व्यक्ति वही ना है। ठीक है। तो अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका यानी भारत में जितने भी कार्यपालिका है उसका जो काम होता है राष्ट्रपति के नाम की जाएगी। अनुच्छेद ये बात किया गया 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए न और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए ना नियम बनाएगा। ठीक है, कि कौन व्यक्ति कौन सा काम ठीक से करेगा, उसका निष्पादन करेगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति थे क्या, राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे, 50 से लेकर के 62 तक। तो सबसे ज्यादा साल यही रहे थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहते, बिहार के। बिहार के कहाँ, जीरादेई के। जीरादेई कहाँ है, छपरा में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वहाँ के थे। दूसरे थे एस राधाकृष्णन। तीसरे थे जाकिर हुसैन। चौथी बीबी गिरी। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। छठा नीलम संजीव रेड्डी। सातवां ज्ञानी जैल सिंह। आठवां आर वेंकट रमन। नौवां शंकर दयाल शर्मा। 10वां के आर नारायणन। 11वां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो क्या थे, वैज्ञानिक थे। इसको बोलते हैं मिसाइल मैन। क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद आएगा प्रतिभा पाटिल, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी। उसके बाद रामनाथ कोविंद। अभी तो जानती है द्रौपदी मुर्मू, क्या नंबर 15 नंबर पर। अब देखो इसमें क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति 20 जून 1959 को इनका जन्म हुआ था। ये है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, मानी भारत जब आजाद हो गया था ना, तो 1958 में इनका जन्म हुआ था। अभी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्लाह, मतलब कहने का क्या मतलब, बीबी गिरी ना इतना से इतना तक रहे थे। और हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक। और बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाही राष्ट्रपति रहे। मतलब ये राष्ट्रपति के मेन पोस्ट नहीं लिए थे, कार्यवाही रहे थे, कार्यवाही। ठीक है, जैसे कोई नहीं है राष्ट्रपति, तो भाई कोई तो रहना चाहिए ना, तो इनको शपथ दिला दिया कि तू ले ले राष्ट्रपति की पोस्ट। ठीक है, जब तक चुन के नहीं आएगा तब तक काम ये देखेंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कार्यवाही राष्ट्रपति। ठीक है। अब बता, राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष के लिए ना भारत पहले भी पद त्याग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति और को निर्वाचित हो गया, उसको छोड़ने का मन है, तो भाई क्या क्या नियम है, कैसे कैसे छोड़ेगा, वो यहाँ पर बताया हुआ कहता है राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। तो पहला क्या है, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा। तो इसका निर्वाचन शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ये इस्तीफा करा देंगे उपराष्ट्रपति के नहीं, अपना त्याग पत्र देंगे। उनको मन है कि हम राष्ट्रपति अब नहीं रहेंगे, अब लिख कर देते हैं। ठीक है, तो क्या देंगे, उपराष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा। यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी उपराष्ट्रपति ने यह बात किसको देगा, स्पीकर को। स्पीकर भी कौन है, ओम बिरला। हाँ, उसको बताया गया कि देखिए राष्ट्रपति ना इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब वो चिट्ठी लिख के देगा लेटर। ठीक है, ये बात किया गया अनुच्छेद 56 के 2 के तहत। अब ना उस पर ना महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर। तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने का नियम ये ना 61 में, क्या में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या लगेगा भाई, तो संविधान के उल्लंघन होगा ना, तब उस पर ना महाभियोग लगेगा। तो देखो, तो ये बात किया गया अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है कि जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लेखित है कि वह संविधान का अतिक्रमण किया हो। मतलब संविधान में जो बात लिखा हुआ है ना, उसके अनुसार कोई अगर गलत फैसला दे दिए हैं, चाहे कोई हक ले लिए है, तो उस पर ना संविधान का अतिक्रमण का दोष लग जाएगा। तब उस पर 61 वाला धारा लग जाएगा। ठीक है, तो उसको भी साबित करना पड़ता है कि कैसे आप साबित कीजिए कि कैसे हम संविधान का हनन किए हैं, संविधान का कैसे अतिक्रमण किए हैं। लोकसभा राज्यसभा उसका जांच करेगा, जांच में पाया जाएगा तब वो लिखित देगा रिजाइन, नहीं तो ऐसे नहीं देगा।
ठीक है। देखिए आप कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद को किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी संसद के दो होना सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई भी जिसको भी जो मन करेगा ना, मतलब जिसके पास ये बात आएगा वो इस पर महाभियोग लगा देगा। तो अगर लोकसभा लगाएगा तो राज्यसभा जांच करेगा, अगर राज्यसभा लगाएगा तो लोकसभा जांच करेगा, ठीक है। तो वही कहता है महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यकता यह है कि राष्ट्रपति ना 14 दिन पहले ना लिखित सूचना देना पड़ेगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो 14 दिन के बाद सूचित कर दिया, पर इस सदन में ना 1/4, अब 1/4 माने कि 100 आदमी है तो 25 गो, 1/4, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो कि हाँ महाभियोग लगाइए। सांसद के उस सदन जिसमें ना महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 माने कि 33 गो, 2/3 मतलब 33 गो, नहीं 1/3 33 गो, मतलब 1/3 33 गो हुआ, 1/3 33 गो हुआ और 2/3 ज्यादा हुआ, 2/3, हाँ 2/3 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर दिए जाने पर न माने कि 25 गो प्रस्ताव कर गया, 2/3 ओकरा अनुमोदन कर गए, ठीक है। प्रस्तावित कर दिया जाना दूसरे सदन में ना जाएगा तथा दूसरा सदन राष्ट्रपति पर न लगाए गए आरोप पर न जांच करेगा, ठीक है, या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के न ऊपर लगाए गए आरोप को न सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से न पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और इस विधि से न राष्ट्रपति का त्याग पत्र देना होगा, ठीक है, कि उसके ऊपर साबित हो गया तो देना पड़ेगा, साबित नहीं हुआ तो रद्द हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की रिक्तियों को 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य है, मतलब कि राष्ट्रपति अगर चुनाव मतलब कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसको ना 6 महीने के अंदर चुन लेना है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा तक ना उसका पोस्ट खाली नहीं रह सकता, ठीक है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्तियां पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाता है। ये बात अनुच्छेद 62 के 2 के तहत किया गया, सॉरी 1 के तहत किया गया है, ठीक है। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका ना उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। यह बात 56 के ना 1 के ग में कहा गया है, ठीक है। मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति, हमारा 5 साल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम रिजाइन दे देंगे? नहीं, जब तक दूसरा चुन के, हमको 5 साल हो गया है लेकिन जब तक दूसरा नहीं चुन के आएगा तब तक उस पर यही रहेगा, यही राष्ट्रपति रहेगा। तो दूसरा चुना जाएगा ना तब रिजाइन देगा, तब वो शपथ लेगा, ठीक है। एक रिजाइन देता है तब दूसरा शपथ लेता है, ठीक। तो ये 56 के 1 के ग में कहा गया है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति है, ये है, चुनाव नहीं हुआ है तो उपराष्ट्रपति कल राष्ट्रपति वाला काम करेगा। अगर राष्ट्रपति लिख के देता है कि हमारा इस्तीफा हो गया तब उपराष्ट्रपति करेगा राष्ट्रपति का जैसा काम, ठीक है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के तहत, ठीक है। जब राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो कहने का मतलब या तो अपना देश में नहीं है या फिर खाली है, रिक्त हो, तो ऐसी आकस्मिकता में अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में पास किया था। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में चंद्रमा पर गया था, याद है ना? हाँ, तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में लेके आया था, पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर भी उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को ना संपादित करेगा। संपादित माने कि राष्ट्रपति के जो काम है ना ये करेगा। मान के चलो कि राष्ट्रपति भी बाहर चल गया, माने दूसरा देश, उपराष्ट्रपति भी चल गया, ठीक है, छुट्टी पर चल गया, ठीक है, तो अब कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मान लो कि वो चला गया छुट्टी पर, तब कौन करेगा? जो वहाँ सीनियर रहेगा ना, से, ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, वेतन के बारे में देखो, कहता है ना राष्ट्रपति का ना मासिक वेतन 5 लाख रुपया, जानती है। इसके अलावा उससे ना आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते दिया जाएगा। अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है, इतना सब चीज मिलेगा। राष्ट्रपति का ना वेतन आयकर मुक्त होगा, माने उसमें टैक्स नहीं देना है आपको, ठीक है, टैक्स फ्री। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी
दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकती है। इसका पैसा सरकार की तरफ से देगा, देश की तरफ से। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियर स्टाफ होगा, यानी 5 लोग का ना सेक्रेटरी अपने पास स्टाफ रख सकता है, ठीक है, और उसका भी पैसा उसको नहीं देना होगा, तो देश का लगेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी, यानी कि देश में कोई भी स्थिति हो जाए, राष्ट्रपति का ना पैसा जितना है उतना मिलना ही है, उतना देना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद उन्हें पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह, देख लो 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति का हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति का अधिकार और कर्तव्य ना हम दूसरा दिन पढ़ेंगे, ठीक है।